तो देखिए, कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। कैपिटल बजटिंग तो मोटे तौर पर आप यूँ समझ लीजिए, सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं, तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आता है, जिसमें इंक्लूड हो सकता है परचेज ऑफ ए कैपिटल एसेट, परचेज ऑफ अ कैपिटल एसेट। परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या है कि एक ऐसी एसेट जो आपने खरीदी, बार बार जो नहीं खरीदनी, जिसको लंबे समय तक यूज करना है। लाइक कोई मशीनरी परचेज करी, कोई प्लांट परचेज किया, है ना, मशीनरी ऑब्लिक प्लांट, ठीक है, एटसेट्रा, उनको आपने परचेज किया। या इसमें इंक्लूड हो सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। कोई आपने हाउस, ठीक है, कोई बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट करवाई, वो भी इसी में ही आ जाती है। फिर और क्या हो सकता है, कोई असेट्स ऑलरेडी आपके पास है, आप उसको बदलकर उसकी जगह पर नई असेट्स लाना चाहते हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग असेट्स। कोई एसेट्स जो आपके पास है उसको बदलकर उसकी जगह दूसरी एसेट्स लाना चाहते हैं। और क्या हो सकता है, एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट्स। आपका घर है, उसमें 4 कमरे पहले से हैं, आप छत पर 2 कमरे और बनवाना चाहते हैं, ठीक है। या आपके पास मशीनरी प्लांट ऑलरेडी है, उसी में थोड़ी सी उसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन चाहते हैं। तो एग्जिस्टिंग असेट्स की कैपेसिटी में एक्सपेंशन करना, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। और क्या हो सकता है, रिनोवेशन ऑफ एन एसेट। ऐसी एसेट्स जो अभी पुरानी सी हो गई है, टूट फूट हो गई है, कोई बिल्डिंग है, उसको बिल्कुल आप नए सिरे से उसको आप गिराकर और दोबारा नए सिरे से बनवाना चाह रहे हैं, रिनोवेट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें मेजर ओवरहॉलिंग भी इंक्लूड होती है, मेजर ओवरहॉलिंग मतलब भारी भरकम बड़ी मात्रा में रिपेयर जो हम होते हैं, रिपेयर इस तरीके की रिपेयर की जैसे लगभग उसको नए बराबर कर दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिसीजन, ये सारे की सारी एक्टिविटीज कैपिटल बजटिंग में शामिल होते हैं। क्यों ये इतने क्रिटिकल हैं, वाई दीज डिसीजंस आर so much critical या इम्पोर्टेंट। क्यों इतने इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं, क्यों इतने क्रिटिकल समझे जाते हैं, क्यों इस पर इतना समय लगाया जा रहा है, क्यों इसको अलग से एक चैप्टर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो इसके जो कारण हैं वो आप देखिए कि ये रूटीन डिसीजन से अलग है। यहाँ पर आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कोई पेन खरीदने का डिसीजन नहीं है कि आप 10 रुपए का एक पेन ले आए और सही चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं, उसको फेंक दिया और उसकी जगह दोबारा ले आए, ठीक है। ये यहाँ करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो यहाँ आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो रुपया लग रहा है वो बहुत बड़ी मात्रा में लग रहा है, और बड़ी मात्रा में जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉपर वे में एनालाइज करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन प्रेजेंट
ठीक है, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। इन्वेस्ट तो हम आज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा रिटर्न, कमाएंगे फ्यूचर में। फ्यूचर हमेशा ही अनसर्टेन होता है, ठीक है, इसलिए सो मच अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। इन डिसीजंस में बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है, भविष्य कैसा रहेगा कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोविड के स्प्रेड होने से 2 साल पहले किसी ने कोई प्लांट लगाया होगा, कोई मशीन लगाई होगी, या किसी ने कोई होटल खोला होगा, ठीक है, तो उसने ये नहीं सोचा होगा कि 2 साल के बाद कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें उसका काम ही रोक देना पड़े कई महीनों तक, या लगभग साल भर तक उसका जो प्रोडक्शन डिस्टर्ब रहे। तो इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं, क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। और ख़ास तौर पर इस तरह के जो पेंडेमिक वाली सिचुएशन होती है, महामारी आती है, बाढ़, भूकंप वगैरह, उनको प्रेडिक्ट करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम इसमें आती है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत है, ठीक है। नो यूनिवर्सल टेक्निक, कोई एक ऐसी टेक्निक नहीं है जिसको आप रामबाण की तरह सब जगह यूज कर लीजिए कि भाई ये टेक्निक लगा लो और उससे बिल्कुल जो डिसीजन है वो सही आ जाएगा। सो नो यूनिवर्सल टेक्निक्स फॉर डिसीजन, ठीक है। और क्या है, इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि जो आपने डिसीजन लिया उसको बदलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ठीक है, स्पेलिंग में मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट है, IREVERSIBILITY, और आप उसको चेक कर लेना। तो इरिवर्सिबिलिटी का मतलब कि आप उसको बदल नहीं सकते। आपने मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, और खरीदने के बाद आपको एहसास हुआ कि भाई ये जो मैंने कार खरीदी है ये एज पर मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं है, ठीक है। अब आप उसको तुरंत बदलना चाहते हैं, अभी शोरूम से आप उसको लेकर ही आए बाहर, क्या तुरंत अगर आप उसको बदलें तो लॉस नहीं होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर फिर भी लॉस होगा, क्योंकि अब गाड़ी की कीमत उतनी नहीं रहेगी शोरूम से बाहर निकलते हैं। तो अगर आपने एक बार डिसीजन गलत ले लिया तो उसके बाद लॉस होना लगभग तय हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी ये आवश्यक है कि आप जो डिसीजन लें वो सोच समझ कर लें। और ये सारे डिसीजंस, ये सारी जो बातें हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा देती है, क्योंकि इसमें ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व होता है, बहुत बड़ी मात्रा में जोखिम इन्वॉल्व होता है। एक अगर गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जाए तो पूरी फर्म्स की कैपेसिटी को, पूरी फर्म्स की जो है एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, और ये किसी फर्म्स की सक्सेस या फेलियर का एक बड़ा कारण, मेजर रीजन हो सकता है। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा सोच समझकर ध्यान से लिए जाने की आवश्यकता होती है। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्या होते हैं। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें एक बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट्स आज वर्तमान समय में किया जाता है इस उम्मीद में कि फ्यूचर में हमें उससे रिटर्न्स मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है, या कॉस्ट में कटिंग होगी, या प्रोडक्शन में हमें उससे हेल्प मिलेगी। तो ये इस एक्सपेक्टेशन में आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि रिटर्न्स फ्यूचर में मिलना है और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी अनसर्टेनिटी मौजूद होती है, और ये अनसर्टेनिटी ही रिस्क को अराइज करती है, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद, इनको जानने के बाद अगर हम आगे बढ़ें कि कैपिटल बस्टिंग कैसे की जाए, इसके मेथड्स क्या हैं, तो मैं इसके मेथड्स पर जाऊं उससे पहले इसका जो काम करने का तरीका है वो क्या होगा। देखो, सिंपल सी चीज़, हम दो बातें देखेंगे
कि आज मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस आपको लेने हैं इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको समझना है कि इन्वेस्टमेंट कितना करना है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया मुझे लगाना है जब मैं इन्वेस्ट करने के लिए आऊंगा। इस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हम लोग आउटफ्लो। कितना आउटफ्लो होगा, कितना रुपया जाएगा, और फिर कितना हमें मिलेगा, रिवेन्यू कितना मिलेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनफ्लो, कितना मुझे मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अब सिंपल सा अगर मैं जवाब दूं, तो अगर 5 लाख रुपया लगाकर, मान लीजिए 5 साल वो आपकी मशीन काम करेगी और 5 साल में आपको ये 8 लाख रुपए दे रही है, तो मैं कह सकता हूं कि वे 3 लाख रुपया बढ़कर मिल रहा है। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, मैं ऐसा मान सकता हूँ। ठीक है जी, बेशक यहाँ अभी डाउट्स हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी देखने हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी उनमें से एक है। लेकिन अभी मोटे तौर पर आपको समझाने के लिए मैं कह सकता हूँ कि केवल 2 चीज़ें देखिए, कि कितना इन्वेस्ट करना है और कितना हमें रिटर्न मिलना है। अब पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ये आउटफ्लो, ये इन्वेस्टमेंट, ये कितना होगा। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को कराता चल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आउटफ्लो, इस आउटफ्लो को मैं कहूँगा कैश आउटफ्लो, कि कितनी नकदी आपकी जेब से आज जाने वाली है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आप मोटे तौर पर मैं कहता हूँ कि इसमें इनिशियल लेवल पर, शुरुआती स्तर पर जो आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हैं उनको ले लीजिए। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंसेस एट इनिशियल लेवल, शुरुआत में जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होंगे उनको आप इसमें शामिल कर लीजिए। जैसे कि इसमें क्या कुछ जुड़ेगा घटेगा, अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि भाई कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन कितने रुपए की आएगी भाई। ठीक है, आप कहें तो मैं विद अमाउंट लिख देता हूँ, मैं अमाउंट लिख देता हूँ यहाँ बजाय इसमें। तो मैंने लिखा, मान लो 5 लाख रुपए की भैया नई मशीन आएगी, 5 लाख रुपीज़ की। अब इस मशीन को आप लेकर आए, तो इसको लाने में अगर कुछ खर्चा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन के, कैरेज के, तो वो भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस है। और आपने कभी पढ़ा होगा कि मशीन खरीदते हैं तो उसको लाने के जो खर्चे हैं वो भी इसी की कॉस्ट में शामिल होते हैं। तो ऐड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस, अगर इसको लाने का भाड़ा वगैरह लगता है, मान लो 20,000 रुपया, वो भी इसी की कॉस्ट में शामिल होगा, हमारे आउटफ्लो को बढ़ाएगा। अगर इसको इंस्टॉल करना है, लाइक आपके घर में मान लीजिए इन्वर्टर बैटरी नहीं है और आप फर्स्ट टाइम इन्वर्टर बैटरी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, और मान लीजिए शुरुआत में जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है वहाँ उसका प्रोविज़न नहीं रखा गया है, तो आपको पूरी फिटिंग में एक वायरिंग करवानी पड़ती है, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है और इंस्टॉलेशन के कुछ चार्जेज होते हैं जो लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी मशीन को भी लाकर उसको चालू रखने तक के जो एक्सपेंसेस है वो इसमें आएंगे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। अपने आप से क्वेश्चन करो, जवाब मिलता चलेगा। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, मान लो 30,000 रुपये इंस्टॉलेशन के लगे, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। और क्या लग सकता है, हो सकता है इस मशीन, बेशक इतने सारे पॉइंट्स होते नहीं हैं आपके क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैंने कहा कि इस मशीन को यूज़ करना नहीं आता भाई लोगों को, आपके यहाँ एम्प्लॉइज़ को, और इनको यूज़ करने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग पर अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो भी यहाँ पर दिखा दीजिए, पर चलो मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा आपको लगेगा नहीं तो। अदरवाइज जनरली आपको न्यू मशीन और उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे। हाँ, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि देखो भाई, ये वाली जो मशीन है ना, इस मशीन को जब हम ऑपरेट करेंगे तो इसमें वर्किंग कैपिटल और चाहिए। अब आपको पता है वर्किंग कैपिटल प्रोडक्शन के हिसाब के साथ बढ़ती और घटती है। एक छोटी फर्म को कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, एक बड़ी फर्म को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है।
और ये वर्किंग कैपिटल जनरली किस रूप में होती है? वर्किंग कैपिटल आपको पता है इट इज एन एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, यानी कि करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज से कितनी अधिक है वो वर्किंग कैपिटल है। करंट असेट्स में हम इन्वेंट्री को शामिल करते हैं, हम डेटर्स को शामिल करते हैं, कैश बैलेंस को शामिल करते हैं, और करंट लायबिलिटीज में आपके जनरली क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब मशीन बड़ी होगी, नई मशीन हम लोग खरीदेंगे तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और बड़ी हुई प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए इन्वेंट्री अधिक होगा, डेटर्स भी शायद अधिक होंगे क्योंकि जब सेल्स बढ़ेगी, तो इसलिए हो सकता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाए, और वर्किंग कैपिटल से रिटर्न हमें कुछ ऐसा खास मिलता नहीं है, तो वहाँ हमें उसकी फाइनेंसिंग की कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है। तो इसको हम बोलेंगे एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कुछ और वर्किंग कैपिटल भी आपको चाहिए, आपको जो लगानी है वो इसमें दिखा दीजिए। हो सकता है पहले से भी आप लोग लगा रहे हो, यूं कहें कि वे पहले से हम 30,000 की वर्किंग कैपिटल में काम चला रहे थे और अब 50,000 लगानी पड़ेगी, फिर तो आप 20,000 दिखाना, 30 तो पहले से ही लगी हुई है, 50 अब चाहिए तो 20 लगाइए। लेकिन अगर अब नए सिरे से ही 50 आपको और ऐड करनी है तो 50,000 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से कुछ एक्सपेंसेस यहाँ से लॉस जो है लेस भी किए जाएंगे। मान लीजिए आप ये जो मशीन खरीद रहे हैं फर्स्ट टाइम नहीं खरीद रहे, कोई मशीन पहले से भी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ रिप्लेसमेंट वाली सिचुएशन भी आ सकती है कि पहले से कोई मशीन है और आप उसको बदलकर उसकी जगह पर नई मशीन लाना चाहते हैं, तो इस पुरानी मशीन को अगर आप मार्केट में बेचते हैं और वहां से कुछ रुपया आपको वसूल हो जाता है तो वो भी आप यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि उससे कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा बल्कि कैश इनफ्लो हो रहा है, आपको रुपया मिल रहा है, इसलिए आप उसको इसमें से घटाएंगे। क्योंकि आपकी जो टोटल एक्सपेंसेस जो अभी तो आप अगर सब कुछ यही रहे तो आपके पॉकेट से आप देखो यहाँ 6 लाख रुपीज जा रहे हैं, लेकिन अभी आपको पता चले कि भाई पुरानी जो मशीन थी वो भी 1.5 लाख रुपए में बिक जाएगी आराम से, तो उसको आप इसमें से घटा दीजिए, जैसे आप जनरली एक्सचेंज ऑफर आप यूज करते हैं, ठीक है। तो लेस सेल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, पुरानी मशीन कितने रुपए में बिक गई वो आप घटा दीजिए। और जनरली ऐसा होता है कि पुरानी मशीन को बेचने पर आपको प्रॉफिट लॉस उनसे कुछ जनरली लॉस होता है। तो अब एक चीज और समझने लायक है, मान लीजिए जो पुरानी मशीन है आपने मान लो 8 लाख रुपए की खरीदी थी, फिर आप हर साल इसमें से डेप्रिसिएशन घटाते जा रहे थे और घटाते घटाते अब लास्ट में इसकी बुक वैल्यू जितने में आपने इसको बैलेंस शीट में दिखा रखा है वो 2 लाख रुपए थी, अब ये 1,50,000 रुपए में, तो जाहिर सी बात है 50,000 रुपए का आपको हो गया लॉस। इस लॉस को बोलते हैं कैपिटल लॉस। और अगर आप टैक्स पेयर हैं तो अब इस 50,000 रुपए पर आपको टैक्स सेविंग मिलेगी, ठीक है। किस तरह से मिलेगी वो इनकम टैक्स के रूल्स हैं, उस पर हम जाएं प्रैक्टिकली की अगर हम बात करें तो आजकल तो ब्लॉक सिस्टम के हिसाब से होता है, हम ये देखेंगे कि इस मशीन को बेचने के बाद ब्लॉक कंटिन्यू रहता है या खत्म होता है, बट अभी आप सिंपल समझो, अभी आप स्ट्रेट लाइन मेथड से समझो तो 2 लाख रुपए की मशीन 1,50,000 रुपए में बिकी तो 50,000 रुपए का हो गया लॉस। तो अगर 50,000 रुपए का प्रॉफिट होता तो क्या होता, मान लो 30% की अगर इस पर रेट होती तो मैं कहता भाई 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो 30% के हिसाब से 15,000 रुपए मुझे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर 50,000 रुपए का लॉस हुआ है तो ये 15,000 रुपए का टैक्स मेरा बचेगा। मैं क्या करूंगा और अपनी इनकम जो है उसमें जब इन 50,000 के लॉस को एडजस्ट करूंगा, मान लीजिए मेरी अगर इनकम 8 लाख रुपए बैठती है तो वैसे तो मैं 8 लाख रुपए पर 30% के हिसाब से टैक्स देता, अब मैं 8 लाख में से 50,000 रुपए लॉस एडजस्ट करके बाकी पर टैक्स दूंगा, तो उस वजह से मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इस पर अगर लॉस होता है तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो लेस टैक्स बेनिफिट ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, STCL मतलब STCL शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है कि जो आपकी बुक वैल्यू है एसेट्स की, बुक वैल्यू ऑफ एसेट में से सेल वैल्यू घटा दो,
भाई 2 लाख की एसेट्स थी और ये बिकी कितने रुपए में, ये बिकी है भैया 1,50,000 रुपये में, तो ये आ जाएगा 50,000 रुपये का लॉस। और टैक्स बेनिफिट ऑन एसटीसीएल होगा कैसे, एसटीसीएल जो आता है उसको टैक्स रेट से गुना कर दो। तो भाई 50,000 रुपये का लॉस हो रहा है, इस 50,000 रुपये के लॉस को टैक्स रेट जो कि मेरी 30% है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 15,000 रुपये मेरे को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। मैं टैक्स कम दूंगा, उससे मेरे ये एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। तो ये अब आप देखो 6 लाख में से 1,50,000 आपने लेस किए 450 और 15,000 रुपये और लेस हो गए, तो 4,35,000 रुपया ये तो आपकी जेब से जाने वाला है। पहले कैपिटल बस्टिंग में सबसे मेन चीज़ यही है कि आप पहले इन बेसिक्स को समझ लें, आउटफ्लो क्या है, इनफ्लो क्या है, कैसे होता है। तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश आउटफ्लोज। अब इनफ्लोज की बात करते हैं। इनफ्लोज को भी मैं कैश इनफ्लोज बोल रहा हूँ, ठीक है, कैश इनफ्लोज। और आपकी सुविधा के लिए इसको भी मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया है। वो इनफ्लो जो उस मशीन के जीवन काल में हमें मिलते रहेंगे। वह मशीन आई, प्रोडक्शन शुरू किया उसने, और प्रोडक्शन शुरू होने के बाद जो कुछ हमें रूटीन में मिल रहा है, उस मशीन से इतनी यूनिट बन रही है, वो इतने रुपए में मार्केट में बिक रही है, उससे इतने रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, उससे इतने रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा है, ये तो हो गया रूटीन के। और बाकी जो है, जब मशीन ये वाली भी जब खत्म हो जाएगी, जब इसका लाइफ पूरा हो जाएगा, तो जब हम इसको बेचेंगे तो उसका जो स्क्रैप मिलेगा, ठीक है। या हमने जब इस मशीन को लगाया था तो ऊपर अभी आपने देखा हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है 50,000 रुपये। जब ये मशीन ही नहीं रहेगी तो उस वर्किंग कैपिटल का क्या करेंगे, वो भी वापस आ जाएगी, वो रिकवरी हो जाएगी। वो वर्किंग कैपिटल अब हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, तो हम अपने उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको भी 2 कैटेगरी में बांट दिया है, रूटीन इनफ्लोज, ठीक है, ड्यूरिंग मशीन लाइफ, मशीन की लाइफ, और दूसरा जो मशीन के जीवन काल के बाद मिलेगा उसको बोलेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लोज, टर्मिनल कैश इनफ्लोज, ठीक है। और इनकी प्रेजेंट वैल्यू वगैरह के चक्कर में तो मैं अभी पढ़ता नहीं, जब इससे रिलेटेड जब मेथड्स आएगा तब मैं बात करूंगा। अभी आप सिंपली ये समझ लो टर्मिनल कैश इनफ्लोज में क्या क्या आपको मिल सकता है। एक तो इस मशीन की स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप या साल्वेज वैल्यू। भैया 5 साल चलने के बाद जब ये मशीन का स्क्रैप, इसका कबाड़ कुछ तो हमें देकर जाएगा वो। दूसरा, वर्किंग कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट करी थी आउटफ्लो के टाइम पर, वो भी वापस मिलेगी, रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। और अगर इस मशीन को बेचने पर भी आपको कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस पर अगर कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। सो टैक्स बेनिफिट ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इफ एनी में लिख देता हूँ, अगर कोई हो तो। बस ये जनरली आपको टर्मिनल वे में मशीन के जीवन काल के अंत में ये कुछ और मिलेगा। अब मशीन के रूटीन लाइफ में जो मिलेंगे वो कैसे निकालेंगे, उनको हम बोलेंगे क्या, पहले उनको हम बोलेंगे CFAT, उनको हम बोलेंगे CFAT। CFAT का मतलब कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। इसको और सिंपल कर देता हूं, कैश इनफ्लोज, ठीक है, आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नहीं घटा हो, जिसमें से टैक्स घटा हो। अब ये कैसे काम करता है, पहले जरा इसी को ही समझो, इसी को मैं कंटिन्यू रख रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ CFAT कैसे कंप्यूट करते हैं, तो ये मैं कंप्यूट करना बताऊं उससे पहले आप समझिए कि जो आपकी कॉस्ट होती है,
उस कॉस्ट को अभी हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़कर आ रहे हैं और वहाँ हमने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में इसको डिवाइड किया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी लिया। यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस कॉस्ट को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे कैपिटल बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होगी कैश कॉस्ट, यहाँ क्लासिफिकेशन वेरिएबिलिटी के बेस पर नहीं होगा, एक तो कैश कॉस्ट, ठीक है, और दूसरी नॉन कैश कॉस्ट। ये वाला क्लासिफिकेशन हम लोग लेकर चलेंगे। इस कैश कॉस्ट का एक और भी नाम होगा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। वो कॉस्ट जो जेब से देनी है, जो नकद देनी है। इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल है। मुझे फिक्स वेरिएबल से लेना देना नहीं है, मुझे ये देखना है कि उस लागत के लिए क्या मुझे कुछ खर्च करना पड़ेगा। मुझे स्टाफ को सैलरी देनी है, क्या कुछ खर्च करना पड़ेगा? बिल्कुल। मुझे मेटल परचेज करना है, क्या मेरी पॉकेट से कुछ खर्च होगा? बिल्कुल। ठीक है, तो कैश कॉस्ट का मतलब जिसके लिए नकद रूप में आपको कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है। और नॉन कैश कॉस्ट का मतलब जिसके लिए कुछ भी नकद में नहीं देना, लाइक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, किसी और असेट्स को राइट ऑफ करना हो गया, तो डेप्रिसिएशन, गुडविल एटसेट्रा उनकी राइट ऑफ करना, ये नॉन कैश कॉस्ट कहलाता है। हम लोग ये वाला क्लासिफिकेशन यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं क्योंकि हमें कैश फ्लो की जरूरत है और कैश फ्लो के लिए हमें कैश कॉस्ट और नॉन कैश कॉस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन है करना वो जरूरी होगा। तो कैसे हम लोग काम करेंगे? देखिए, आपका जो सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू टोटल जो भी रेवेन्यू हुआ, फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए यहाँ पर भी कुछ फिगर भर देता हूँ। मैंने लिखा जी 2 लाख रुपया। इसमें से पहले आप घटा देंगे सारी की सारी कैश कॉस्ट। अब इस कैश कॉस्ट में चाहे आप उसको 2 स्टेप में करके घटाएं, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में कर रहे थे कि पहले वेरिएबल घटाएं, फिर कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर फिक्स घटाएं, ऐसे कर लें, ठीक है। या इकट्ठी सारी की सारी कैश कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल जो भी है उसको घटा दें, ठीक है। बस नॉन कैश, इसमें डेप्रिसिएशन को मत घटाना। तो मान लीजिए सारी की सारी कैश कॉस्ट का टोटल 1,20,000 रुपया आता है, ये आप इसमें से घटा दीजिए। तो जब आप घटाएंगे इसमें तो ये वाली जो अर्निंग है ये कहलाएगी EBDT। इसको बोलते हैं अर्निंग। अर्निंग, ये वो अर्निंग है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। टैक्स और डेप्रिसिएशन अभी इनमें से हमने नहीं घटाया है, ये दोनों ही घटने बाकी सब हम इसमें से घटा चुके हैं। तो इसको हम अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बोलते हैं, या इसका एक और भी नाम है CFBT। देखो, कैश फ्लो किसे बोलेंगे? कैश फ्लो वहां बोलेंगे जब डेप्रिसिएशन नहीं घटाते तो हम उसको कैश फ्लो बोलेंगे, कैश इनफ्लो, वो कैश इनफ्लो है। अब उसमें से टैक्स भी घटा हुआ है तो कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, और अगर टैक्स नहीं घटा हुआ है तो कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स। लेकिन कैश इनफ्लो का मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि उसमें डेप्रिसिएशन घटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो CFBT की फुल फॉर्म बनेगी कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, कैश इनफ्लोज बिफोर टैक्स। तो ये 80,000 रुपया आ जाएगा। अब इसमें से मैंने कहा कि भाई मुझे तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए, तो इसलिए मुझे इसमें से टैक्स घटाना है, लेकिन टैक्स घटाने से पहले डेप्रिसिएशन घटाना होगा। क्योंकि अगर आप इसमें से डायरेक्ट अब मैं 40% टैक्स घटा दूं, 30% टैक्स घटा दूं, तो टैक्स सीधा 80,000 रुपये पर लग जाएगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पर 30,000 रुपया डेप्रिसिएशन हो। तो अब सोचो जरा, अगर मैं 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन घटाऊं यानी कि 50,000 रुपये बचें, फिर उस पर टैक्स लगाऊं 30%, तो मुझे 15,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। और अभी अगर मैं सीधा इस 80,000 पर ही 30% टैक्स लगा दूं तो मुझे 24,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई मुझे तो यहाँ नुकसान हो रहा है। टैक्स मैं घटाऊं, अगर टैक्स में डायरेक्टली चार्ज करता हूं, अगर विदाउट जो है सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, तो उसमें मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। और इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 30 है वो तो मुझे अलाउ करता है कि भाई मैं जो है टैक्स चार्ज करने से पहले जो है डेप्रिसिएशन है उसको उसमें से घटा दूं। तो हम क्या करेंगे, हम टैक्स बेनिफिट हम लेना चाहते हैं,
डेप्रिसिएशन कितना रुपया है? 30,000। अगर गौर से देखो, ये 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन और 30% टैक्स रेट, इस 30,000 को 30% से गुना करो तो 9,000 रुपये का मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है डेप्रिसिएशन के कारण। और अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं घटाऊंगा तो ये 9,000 रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स मुझे देना पड़ेगा, जो मुझे नुकसान है। तो अब मुझे कैश फ्लो भी मिल जाए और वो आफ्टर टैक्स भी हो जाए और मुझे टैक्स का नुकसान भी ना हो, इसके लिए मैं क्या करूं? मैं इसके लिए करूंगा कि एक बार तो टैक्स घटाने के नज़रिए से, टैक्स घटाने के लिए इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दूंगा और फिर दोबारा जोड़ दूंगा। यानी कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं इसमें से कर दूंगा लेस डेप्रिसिएशन। एक बार मैंने घटा दिया इसमें से डेप्रिसिएशन 30,000 रुपया, एक बार हमने इसमें से घटा दिया। घटाने के लिए हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं 50,000 रुपये, ताकि अब जब टैक्स लगाएं तो टैक्स 50,000 पर लगे, ना कि 80,000 पर। ये जो बचेगा इसको हम बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, या आप इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट ही तो है, सारे खर्चे घट चुके, सिर्फ टैक्स घटना बाकी है। बाकी तो सब खर्चे हम घटा चुके, तो सब खर्चे घट चुके तो प्रॉफिट हो गया। तो अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अब इसमें से मैं टैक्स घटा रहा हूँ क्योंकि हमें आफ्टर टैक्स चाहिए। अर्निंग आफ्टर लेस टैक्स मैंने किया इसमें 30%, तो 15,000 रुपया। अब ये जो बचेगा इसको हम बोलेंगे एक तरह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35,000। और क्योंकि मैंने ये जो डेप्रिसिएशन सिर्फ इसलिए घटाया है कि मुझे टैक्स बेनिफिट बस मिल जाए, अदरवाइज मुझे डेप्रिसिएशन नहीं घटाना था, मुझे बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए था, केवल आफ्टर टैक्स लेना था। तो इसलिए अब इस पर्पज से मैं इसमें दोबारा से डेप्रिसिएशन वापस जोड़ रहा हूँ, प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के 30,000 रुपये इसमें फिर से ऐड किए तो 65,000 रुपीज बन जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इसको बोलते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, यानी कि इसमें से डेप्रिसिएशन नहीं घटाया, घटाया था लेकिन फिर से जोड़ दिया, तो डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड है लेकिन टैक्स घट चुका है। ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होता है। और इसी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम इस कैश इनफ्लोज को हम लोग निकाल रहे होंगे। जो दो कैटेगरी में मैंने बांटा, रूटीन कैश इनफ्लोज में हमारा मतलब इस CFAT से है और ये इस तरह से निकलेंगे। ठीक है। अब जैसे 65,000 रुपया भाई मुझे कब तक मिलेंगे? ये 65,000 रुपया भाई मुझे 10 साल तक मिलेंगे, तो 6,50,000 रुपया कुल मिलाकर मुझे मिलने वाले हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ रहा था? इन्वेस्टमेंट ऊपर अभी आपने देखा था 4,35,000 रुपये का करना पड़ रहा था, तो 2,15,000 रुपये का मुझे बेनिफिट हो रहा है। बेशक ये अभी गलत है इसमें जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बट आपको समझाने के लिए बेसिक इसका जो मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि कैपिटल बजटिंग में बेसिकली करते क्या है। बेसिकली हम ये काम करते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम आउटफ्लो और इनफ्लो का कंपैरिजन कर लेते हैं। इनफ्लो आउटफ्लो कैसे निकाले जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब कैपिटल बजटिंग के मेथड्स हैं काफ़ी सारे, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, और उनको भी दो कैटेगरी में हम लोग बांट कर चलते हैं। एक उस कैटेगरी में जहां हम रिस्क को कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं, दूसरा जहां उसको रिस्क के साथ कंसिडर किया जाता है, इन्फ्लेशन के साथ कंसिडर किया जाता है। तो अभी तो मैं सिंपल बेसिक्स बात कर रहा हूं। तो टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में अगर मैं बात करूं, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो इन टेक्निक्स में पहले हम जो लेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अकाउंटिंग, या इसको एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, शॉर्ट में इसको ARR मेथड बोलते हैं। दूसरा इसमें आता है पे बैक पीरियड मेथड, पे बैक पीरियड मेथड। इन दोनों को हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है जी, ट्रेडिशनल टेक्निक्स या मेथड्स भी हम इसको कह सकते हैं।
और ये दोनों जनरली ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को शामिल नहीं करते। हमें भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में आपको बताया भी हुआ है कि हम चाहे वो 10,000 रुपया हमें आज मिल रहा है, चाहे 10,000 रुपया हमें 5 साल बाद मिल रहा है, हम इनको बिल्कुल एक जैसा ही वेटेज देकर चलते हैं। ये जो है इनकी कमी है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए कि आज जो हमें रुपया मिल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय उसके जो हमें 5 साल बाद मिल रहा है। क्योंकि अगर हम आज उसको इन्वेस्ट कर दें तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जानी चाहिए। तो ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स कहलाती हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती है, शामिल नहीं करती। बाकी अगर हम आगे चलें तो आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, शॉर्ट में इसको एनपीवी बोलते हैं, एनपीवी मेथड। एक बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, बिल्कुल थोड़ा सा ही चेंज है, उसको बोलते हैं पीआई मेथड, पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। और नेक्स्ट इसमें जो लास्ट आएगा दैट इज आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, इनको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी बोलते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, ठीक है, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके चलती है। तो अभी हम सिंपली इतने ही इनको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम आगे जानेंगे कैपिटल राशनिंग के बारे में। ठीक है, तो इनको हम समझते हैं। अब इसमें भी जो आउटफ्लो और इनफ्लो क्या होगा, कैसे होगा, तो एक अकाउंटिंग, ये आपका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में एक ही तरह के इनफ्लो आउटफ्लो यूज होते हैं। केवल मैं इसके लिए बता रहा हूँ इसमें क्या यूज होता है। इसको इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज करते हैं, मतलब सेल्स में से आपने सभी खर्चे घटा दिए, ठीक है, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट दोनों घटा दी, 80,000 रुपये आया, फिर डेप्रिसिएशन घटा दिया 50,000 आया, फिर टैक्स घटा दिया, फिर नेट प्रॉफिट आ चुका है। ये वाला जो अमाउंट है ये ARR मेथड में यूज होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलते ही उसको है। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो आपकी बुक्स में प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, तो आप अभी जो अपना प्रॉफिट निकालते आ रहे हैं उसमें डेप्रिसिएशन को भी तो खर्चे के रूप में घटा रहे हैं। आपने कभी ऐसा तो नहीं किया कि डेप्रिसिएशन को खर्चा मानना ही नहीं है, तो ये डेप्रिसिएशन को भी एक एक्सपेंसेस मानकर चलेगा। और ये 35,000 रुपये को कंसिडर करेंगे अगर हम ARR मेथड लगा रहे हैं। लेकिन बाकी जितने भी मेथड हैं उन सब में ये जो CF80 65,000 रुपये आ रहा है उनमें सब में इसको यूज किया जाएगा, ऑल अदर मेथड्स। ठीक है जी, ये इनमें बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे काम करते हैं ये, ठीक है, पहले अगर हम लें ARR मेथड को, ठीक है, तो ये एवरेज रिटर्न्स को लेकर चलेगा, एवरेज आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ARR निकालेंगे, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं आप इसको, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर मैं उसी एग्जाम्पल को मैं अगर आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिया हुआ था, इमेजिनरी फिगर्स अपनी चल रही थी, तो यहाँ हमने आउटफ्लो निकाला हुआ था 4,35,000 रुपया। चलिए मैं अलग से नए सिरे से लेके बताता हूँ। इसमें पहले मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स ये कैसे निकलेगा, ये तो मैंने बता दिया। इसमें यही प्रोसेस चलेगा, यानी कि पहले आपका सेल्स रेवेन्यू, उसमें से आप अपनी सभी कॉस्ट को घटा दीजिए, ठीक है, चाहे तो डेप्रिसिएशन भी सीधे ही घटा दीजिए क्योंकि यहाँ तो घटाना ही है, घटाने के बाद दोबारा जोड़ना है ही नहीं, और टैक्स घटा दीजिए। तो जो नेट प्रॉफिट आपका आएगा ये प्रॉफिट, ठीक है, 35,000।
आप पहले साल का 35,000 है, अगले साल का भी ऐसे निकालिए, उससे अगले साल का भी निकालिए। अगर ये हर साल अलग अलग आ रहा है तो इसकी एवरेज कर लें। मान लो 35,000, 30,000, 40,000, 55,000, 60,000 ऐसे है तो उनको जोड़ो पांचों को और डिवाइड कर लो, एवरेज आ जाएगा। और अगर हर साल बराबर है तो ठीक है, फिर 35,000 रुपये हम लेंगे। दूसरी बात जो है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट हम लोग निकालते हैं कि शुरू में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जनरली मैं आपसे बोलूं कि एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज होती है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो अभी मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब ऊपर अभी देख भी पा रहे हैं मैंने 4,35,000 रुपये निकाला। वो शुरू में मेरी पॉकेट से जो रुपया निकला वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। उसमें मशीन भी आ गई, मशीन की इंस्टॉलेशन भी आ गई, और कोई एक्सपेंसेस है वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो शुरुआत में जो खर्चा किया, अब लास्ट में जो खर्चा है वो कितना, लास्ट का इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। लास्ट का इन्वेस्टमेंट एक तरह से उसकी साल वैल्यू। अब ये मशीन आज इस पर 5 लाख रुपए लगे हैं, लेकिन 5 साल बाद जब इसका स्क्रैप होगा तो 50,000 रुपया। यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि 5 साल बाद ये इन्वेस्टमेंट घटकर कितना रह जाएगा, क्योंकि आज 5 लाख लगाए, जाहिर सी बात है अगर यही रुपया लगातार लगा रहे तो 5 लाख तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी ना, ये डिमिनिशिंग होती रहेगी, घटती रहेगी, और घटते घटते लास्ट में इसकी वैल्यू कितनी रह जानी है, 50,000 रुपये 5 साल के बाद। तो उसको बोलेंगे साल्वेज वैल्यू, साल्वेज या स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और फिर हम ARR निकाल देंगे। जिस प्रोजेक्ट की ARR अधिक होगी, कई प्रोजेक्ट हमें कंपैरिजन करने हो ABC, जिसकी ARR अधिक होगी वो प्रोजेक्ट बढ़िया। और अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो मैं कहूँगा देखो भाई ARR में निकाल देता हूँ, मैंने ARR निकाल दिया भैया 15%, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब आप ये कहते हो जी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने आपको बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज सब जगह होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब उस प्रोजेक्ट्स में मेरी लागत इतनी आएगी, जो मैं फाइनेंसिंग कर रहा हूँ उसकी लागत मेरी आ रही है 12%, तो रिटर्न मुझे मिल रहा है 15%, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि लागत तो मेरी आ रही हो 18% और रिटर्न मुझे मिल रहा हो 15%, तो फिर यहाँ नुकसान है, फिर मुझे इस प्रोजेक्ट में रुपया नहीं लगाना चाहिए। तो ARR जो है उसका कंपैरिजन कीजिए, पहले से कोई रेट दे रखी हो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी हो तो उसके साथ उसका कंपैरिजन करो, और अगर ARR उससे अधिक है तो प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करने के लिए सेलेक्ट करना है, नहीं तो सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये ARR आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इसी में एक एग्जांपल ले लूँ इमेजिनरी, उस फिगर को जो है मैंने 65,000 रुपये ले लिया, और मैं मानता हूँ कि इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने पहले साल का निकाला वो 65,000 आया, दूसरे सॉरी 65,000 नहीं, 65,000 रुपये तो डेप्रिसिएशन जोड़ने के बाद आ रहा था, हमें CF80 नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। तो मान लीजिए पहले साल का आया 35,000, ऐसे ही आप करेंगे। नेक्स्ट ईयर का मान लीजिए 40,000 है, फिर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर का 30,000 है, फिर मान लीजिए 25,000 है, और फिर मान लीजिए ये 50,000। तो ये 5 साल के अलग अलग एवरेज प्रॉफिट आ गए। अब आप इनके एवरेज कर लीजिए, तो 35 और 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70, 70 और 30 हो जाएगा 1,05,000, 1,30,000, 1,80,000 हो जाएगा ये, एंड डिवाइडेड बाई 5। सो 1,80,000 डिवाइड बाई 5 जब आप करेंगे तो 36,000 एवरेज आपका एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, जो ऊपर न्यूमरेटर है वो मैंने निकाल दिया है इसमें। और अब इस 36,000 को डिवाइड करने के लिए मुझे एवरेज इन्वेस्टमेंट और चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा कि ऊपर ये जो मैंने की है सारी कैलकुलेशन, 4,35,000 मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और लास्ट में इस मशीन की सालवेज वैल्यू 50,000 रुपये बचेगी, तो ठीक है मैं 50,000 से उसको डिवाइड कर देता हूँ। तो 4,35,000 और प्लस 50,000, ठीक है, 4,85,000 और डिवाइड बाय 2। पर यहाँ पर आप इसको ऐसे ना करें, थोड़ा सा चेंज होगा, मैं अभी आपको इसमें नहीं ले रहा हूँ। तो मान लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट में सिंपल ले रहा हूँ कि कोई मशीन है उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट यहाँ थोड़ा सा अलग होगा।
तो मान लीजिए वो जो मशीन है नए सिरे से अगर मैं कहूँ 3 लाख रुपए की मशीन है और 20,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन के, अब सिर्फ इतना समझ लो, तो 3,70,000 रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और उसकी सालवेज वैल्यू 50,000 होगी। तो 3,70,000 और 50,000 जब आप जोड़ेंगे डिवाइड बाय 2, तो 4,20,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2,10,000 रुपया आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा। और 3,36,000 को आप डिवाइड करेंगे 2,10,000 से, तो ये 17.14% आता है ARR। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर जो मैंने निकाली हुई थी वैल्यू, ये जनरली एनपीवी मेथड में यूज होती है। जो तरीका मैंने आपको करवाया हुआ है यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया। अब होता है क्या है कि अगर वर्किंग कैपिटल हो तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे अगर वर्किंग कैपिटल दे रखी हो? इफ वर्किंग कैपिटल इज गिवन, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा वर्किंग कैपिटल प्लस, आगे फॉर्मूला सेम, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड नहीं करना है वर्किंग कैपिटल को। क्यों नहीं करना है भाई? इसकी एवरेज कितनी करोगे? वर्किंग कैपिटल शुरू में कितनी लगाई थी? 50,000। दूसरे साल कितनी लगी रहेगी? 50,000। तीसरे साल 50,000 और पांचवें साल 50,000। तो वो तो कंटिन्यूसली उतना ही रुपया लगा रहना है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो इसलिए इसकी डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ अगर इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल के भी 50,000 रुपये हो तो आपका ये किस तरह से निकलेगा एवरेज इन्वेस्टमेंट? 50,000 रुपया वर्किंग कैपिटल मैंने यहाँ लिखी, प्लस 3,70,000 प्लस 50,000 इसकी सालवेज वैल्यू डिवाइड बाय 2। मैं इसको ऐसा करता हूँ 50 की जगह 60 कर देता हूँ वर्किंग कैपिटल को, क्योंकि 50-50 सेम फिगर होगी। तो अब 4,20,000 डिवाइड बाय 2, आप 2,10,000 निकाल रहे थे प्लस 60,000, तो 2,70,000 अब आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा। और इस केस में जो आपकी एवरेज आ रही थी 36,000 ARR आपको निकालनी हो, तो 36,000 रुपीज को आप 2,70,000 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये जो होगी अब ये आपकी ARR कहलाएगी, 36,000 डिवाइड बाय 2,70,000, तो 13.33%। और अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए कि आपको मिनिमम रिटर्न चाहिए कितना। मान लो 12% मिनिमम रिटर्न चाहिए तो ये ठीक है, 13% चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको रिटर्न 15% चाहिए तो फिर ये ठीक नहीं है। तो इस बेस पर इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। और 2-3 प्रोजेक्ट्स अगर आपके पास हैं तो जिसकी ARR अधिक हो उसको फर्स्ट रैंक दीजिए, जिसकी कम हो उसको सेकंड रैंक, और कम हो उसको लास्ट रैंक। इस तरह से आप ARR मेथड के अंतर्गत जो है डिसीजन ले सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में, सिंपल से आप उनको करिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट टाइम हम इसमें पेबैक और एनपीवी मेथड को लेंगे। एनपीवी और पीआई तो बिल्कुल ही सेम है फिर, ठीक है। और फिर थोड़ा सा IRR बचेगा, IRR को फिर हम किसी और दिन लेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे नेक्स्ट मेथड्स को।